नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करौली धौलपुर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाद उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 राज्यों की जनता को आसादने की कोशिश उनके तरफ से की जाएगी। राजस्थान और उत्तराखंड ये 2 राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी सभा करेंगे। और ऋषिकेश, उत्तराखंड ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। और इसके साथ ही राजस्थान के 2 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से रूबरू होंगे। करौली और धौलपुर ये वो जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। उनके तरफ से लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों को साधने की कोशिश करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों को साधने की कोशिश करेंगे, राजस्थान और उत्तराखंड। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पंकज? बिल्कुल, बेशक। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब से चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा करते जा रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री 2 राज्यों का दौरा करेंगे, उत्तराखंड और दूसरा जो है राजस्थान का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में करीबन 11 बजे के आसपास से जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास करौली धौलपुर राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जो अपना जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और तमाम राज्यों को लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक आह्वान किया है 400 पार के लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरा करते चला रहे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में 5 सीटें या 5 से 5 सीट जीतने का लक्ष्य जो बीजेपी ने बनाया है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ राजस्थान में जो पिछली बार क्लीन स्वीप था वही क्लीन स्वीप रिपीट करने का भी संघर्ष बीजेपी के लिए है और इससे लगातार प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, लगातार हमने देखा है कि सब जनसैलाब प्रधानमंत्री के जनसभा रोड शो में होता है, लोग दीवानगी होती है। और वैसी ही दीवानगी उत्तराखंड में भी देखने मिली, जिसमें लोग पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और 11 बजे के आसपास अब प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश पहुंचेंगे और उसके अलावा 3:30 बजे राजस्थान के धौलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल पंकज, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार भी गए थे और उनके तरफ से तमाम वो मुद्दे उठाए गए थे, चाहे फिर M-वाई फैक्टर की बात कर ली जाए, महिला और युवा। क्या लगता है पंकज की महिला और युवा इस बार बड़ी तादाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने या मोदी सरकार ने कहीं न कहीं कई फायदे तमाम महिलाओं को दिया। अगर पहला सबसे बड़ा फायदा कहा जाए तो मुस्लिम वर्ग को 3 तलाक जैसी जो कानून प्रथा है उससे निजात दिलाई है। उसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पूरा देश जैसे मनाता नजर आया, 33% महिलाओं को आरक्षण जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो जरूर प्रधानमंत्री मोदी को वोट देंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन वो अब खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो युवा और महिलाएं जो रोड शो और रैलियों में पहुंच रहे, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जादू है वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल पंकज, लेकिन पिछले वो आंकड़े देखे जाएं, चाहे 2014 पे नजर डाल ली जाए जब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 की बात कर ली जाए, 25 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। यहाँ पर क्या लगता है कि इस बार भी तस्वीरें 2014 वाली देखने को मिलेंगी? क्योंकि लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जा रहे, जनता को साधने की कोशिश जो उनकी तरफ से वो की जा रही है। पंकज, बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जिन जिन राज्यों में जो सीटें का समीकरण है वो तय किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी ने जो एक 370 पार की और 400 पार एनडीए का जो बात कही है उसको पूरा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी
बेल्ट राज्य है वहां से क्लीन स्वीप जितना होगा, उसके जी। अलावा साउथ और नॉन हिंदी बेल्ट जो है वहां पे कहीं ना कहीं अच्छे नंबर जो है फिगर्स है जो वो होने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो 400 पार का बिल्कुल जो नारा पंकज, है और वो ये पूर्ण कहना होकर नजर आए। बिल्कुल पंकज, ये गलत नहीं होगा कहना कि बीजेपी जहां 400 का नारा दे रही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। केजरीवाल के निजी सचिव को हटाया गया है, विजिलेंस विभाग ने नियुक्ति को अवैध बताया है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है, उनके निजी सचिव को हटा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विजिलेंस विभाग ने नियुक्ति को अवैध बताया है। और आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके लग रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, उनके निजी सचिव को हटा दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने इसको अवैध बताया है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लगातार कई झटके मिल रहे हैं, लगातार मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में विजिलेंस विभाग ने उनके सचिव की नियुक्ति को अवैध बता दिया है, इसीलिए उनके निजी सचिव को हटा दिया गया। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त एक और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को के सचिव को हटा दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को हटा दिया गया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? आयुषी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया जाए और उनको हटा भी दिया गया है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये कि विभव भी प्रवर्तन निदेशालय के दायरे में है, यानी कि ईडी के रडार पर है। 8 अप्रैल को विभव से शराब घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घंटों पूछताछ हुई थी। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं विभव के लिए एलजी ने ये कार्रवाई की है और इनको निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है। हालांकि अगर विभव कुमार की बात कर ले तो मुख्यमंत्री के काफी करीबी थे और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर बढ़ रही है कि इन्हें दूसरा हर इनके लिए विकल्प जो है वो बंद होता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का जो सरकार का फैसला है वो दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है और इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जो सरकार ने फैसला लिया है सैनिक स्कूलों का निजीकरण करने का, उसे तुरंत वापस लिया जाए। और उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर असर पड़ेगा, लोकतंत्र कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सैनिक स्कूलों को लेकर जो सरकार का फैसला लिया गया है उसे तुरंत वापस लेने की बात उनके तरफ से कही गई है, मांग की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता खुशबू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, एक जो सरकार फैसला लिया गया है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया जाए, यानी कि उन्हें एनजीओ और जो प्राइवेट संस्था है उनके साथ पार्टनरशिप किया जाए, उसको वापस लेने की मांग आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्यों की गई है? खुशबू, देखिए आर्या, जो ये फैसला है इसमें खड़गे जी ने ये जो पत्र लिखा है उसमें एक आईटीओ का हवाला दिया है। आईटीओ में एक याचिका है
जिसमें ये खुलासा हो रहा है कि ये जो स्कूल है जिसका निजीकरण हो रहा है उसमें जो MOU हस्ताक्षर किए गए हैं उसमें 62% RSS और बीजेपी संघ परिवार से संबंधित व्यक्ति और संगठन है। मतलब अगर ये जो स्कूलों में जो पार्टनरशिप होगी उसमें 62% लोग जो होंगे वो बीजेपी और RSS के लोगों का वो होगा। तो खड़गे जी का ये मानना और ये कहना है कि अगर इसको सैनिक स्कूल जो है अभी तक हमारे देश में जो भी सरकारी वो चलती हैं राष्ट्र के लिए सैन्य संस्थाएं हैं, इन चीजों को किसी भी विचारधारा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलग रखना चाहिए। तो इसी बात को लेकर कि अगर इनमें इन स्कूलों में संघ के लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं या बीजेपी के लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो सैनिक स्कूल होंगे वहाँ के बच्चों में जो पढ़ाइयाँ होंगी तो कहीं ना कहीं वो RSS और बीजेपी वाले विचारधारा के हिसाब से होंगी। तो इसलिए इसी के विरोध में इन्होंने ये पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि जो ये बिल्कुल, लेकिन खुशबू सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या इसे निर्धारित किया गया है कि सैनिक स्कूल के साथ कौन कौन पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या वो NGO किनके हो सकते हैं? कौन वो प्राइवेट संस्था हो सकते हैं जो पार्टनरशिप कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये खुशबू कि पहले क्या कुछ नियम थे इस सैनिक स्कूलों में और जब ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? खुशबू, साफ तौर पे ये जो स्कूल होते थे वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित होते थे। क्लियरली पूरी तरीके से सरकार इसकी देख रेख करती थी और कोई भी अलग किसी उसकी हस्तक्षेप नहीं होते थे इसमें स्कूल में। लेकिन अभी जो ये निजीकरण को लेके हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जब निजीकरण होगा तो जो भी जो ये खड़गे जी जो उसका याचिका जनहित याचिका जो है ITR का जो वो हवाला देके जिसको विरोध कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि इसमें ये खुलासा हो रहा है कि संघ और बीजेपी का इसमें हस्तक्षेप आ रहा है। तो जब बीजेपी और संघ का हस्तक्षेप आएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तो इस स्कूलों की पढ़ाई का तरीका भी चेंज होगा या उसमें इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिख के कहा है कि आप जानती हैं कि भारतीय लोकतंत्र की पारंपरिक रूप से हमारे सशस्त्र बलों को किसी भी दलीय राजनीति से दूर रखा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी के भाषण को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 4 साल में फ्री राशन की सुविधा मिल रही है। अगले 5 साल तक फ्री में राशन की सुविधा फिर से जारी रहने वाली है। और दूसरी तरफ साल 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान,
देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। और अब की बार 400 पार अभियान में बीजेपी का बूथ संपर्क का अभियान चला है और यह अभियान प्रयागराज के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पार्षद मयंक यादव ने शुरू किया। और आपको बता दें कि इस अभियान के तहत लोगों के घर घर जाकर मोदी की गारंटी और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो हमको आपकी 370 प्लस करना है। तो हमारा ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेते हुए हम अपने वार्ड में अपने बूथ संख्या 329 पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे उनकी राय ले रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी और आगामी लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है। आप किस विचारधारा को पसंद करेंगे, आप विकास की धारा को पसंद करेंगे या राष्ट्रवाद की पसंद करेंगे या जातिवाद को पसंद करेंगे। तो ये जनता की मैं बीच से संपर्क करके उनसे उनका विचार विमर्श कर रहा हूँ और राय ले रहा हूँ कि आप राष्ट्रवाद के प्रति अगर करेंगे और विकास के प्रति करेंगे तो आपको कौन सी पार्टी का रुचि आप में है। तो लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, पहली बात तो हम लोग भय मुक्त हुए हैं। गुंडा माफियावाद ये सब खत्म हुआ है। हम लोग कहीं भी रात बिरात महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई हमसे गुंडागर्दी करने नहीं आ रहा है, टैक्स वसूली नहीं करने आ रहा है। तो हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हैं। हम सभी हिंदुस्तानी और स्वयं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग जनता से ये राय लेना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीधी लोकसभा के अंतर्गत ब्यौहारी विधानसभा में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि ये मुख्यमंत्री का पहला ब्यौहारी दौरा होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर और विधानसभा क्षेत्र में हल्दी चावल बांटकर लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके पहले सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। और मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा की और इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह और गोटेगांव विधायक महेंद्र भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के साथ झूठ बोला और कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया। कुर्सी के लिए देश का बंटवारा हो गया। एक निर्णय देश के लिए भारी पड़ा। देश के लोगों की मौत से उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। और साथ ही मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का होने का प्रमाण मांगा था और जनता कांग्रेस को प्रमाण देगी। करने के लिए, अपने ढंग से काम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होंगे कोई और। ये उनको मुबारक जिनकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाओं के आनंद है। उन पार्टियों के नाम आप सब जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के कई सारे लोग जो हमेशा अपनी बात को घुमा घूम के कहते हैं, झूठ बोलते हैं और शुरुआत वहां से करते जो कभी जीवन में उनको करना नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके पूरा चरित्र देख लो उठा करके, पूरा चरित्र। बात काहे की करेंगे क्या? जो बोलेंगे हमेशा झूठी बोले, सच बोलने का काम ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के साथ बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हम तो नहीं थे, जनसंघ तो नहीं था, भाजपा तो नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का यूथ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने के बाद बयान सामने आया है। भूरिया ने कहा कि मैं अपने गृह जिला क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता हूं। जहां तक चुनाव आयोग के द्वारा एफआईआर करने की बात कही गई है तो मैं ऐसी एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। जो घटना घटी है वो सत्य है। नागर सिंह चौहान को इसका जवाब देना होगा।
माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है अलीराजपुर में उनकी देन है, जो वन मंत्री होने के बाद भी कठियावाड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब पहले उन पर उनके परिवार पर पूरे पेड़ काटने के बहुत सारे आरोप लगे हैं, जंगल साफ करने के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने उनको ही वन मंत्री बना दिया। तो कहाँ जंगलों की रखवाले, जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दोगे तो वन कहाँ से बचेंगे। और ये मैं वापस से पुख्ता तरीके से बोल रहा हूँ, और ये जो एफआईआर की ये धमकी दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर सच बोलने के लिए भी एफआईआर होती तो एफआईआर झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद भी ये बार बार बोलूँगा, नागर सिंह जी के हाथ में है, इस चीज़ का प्रमाणित करें। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो कत्लेआम हुआ था, क्या उनके परिवार के लोगों का उसमें नाम नहीं आया था? वो आरोपी नहीं बने थे, जेल भी गए थे। उसके बाद डरा धमकाकर गवाहों को परिवर्तित कर देना, उनको चुप करवाना, ये तो उनकी कला है और ये अलीराजपुर अच्छी तरह से जानता है। जो शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV27 न्यूज़।